हेलो बच्चा पार्टी पार्ट 2 ऑफ माइक्रोब्स वाला चैप्टर इज हेयर। हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ लिया था अच्छे से याद हो जाना चाहिए था आपको। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में हम माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, देखो हमें पता है कि जो लार्ज क्वांटिटीज होती है वेस्ट वाटर की, इट इज जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स। ठीक, एक मेजर कंपोनेंट जो होता है इस वेस्ट वाटर का वो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर, तो वो क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है। ठीक है, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है बच्चे, इसको हम लोग सीवेज बोलते हैं। अब ये भी वन लाइन क्वेश्चन हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीवेज, या सीबीएसई बोर्ड में ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सीवेज, और फिर तुम्हें ये वाला ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से बताना होगा। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली ये चीज पता होनी चाहिए कि सीवेज अच्छे वर्ड्स में म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को हम लोग सीवेज बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है बच्चे, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन माइक्रोब्स में जो प्रेजेंट होते हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि वो माइक्रोब्स जो तुम्हारे इसमें प्रेजेंट हैं सीवेज में, ये कैसे हैं इन नेचर, तो ये पैथोजेनिक हैं इन नेचर। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? क्या तुम्हारे मन में ये सवाल कभी आया है? अब जाहिर सी बात है, इस पॉल्यूटेड वाटर को हम लोग डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, इनमें नहीं भेज सकते। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वही पानी लोग पी रहे हैं, उसी से बहुत कुछ मतलब चीज़ें वैसी हैं, तो वो पॉल्यूटेड वाटर हम कंज्यूम नहीं कर सकते फॉर आर डेली यूज। तो डिस्पोजल के पहले क्या होता है, इस सीवेज को ट्रीट किया जाता है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ बायोलॉजी में, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ऑब्वियसली जब हम इस हमारा कोर एम क्या है कि हम इसको जब ट्रीट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम इसको कम पॉल्यूटिंग बना सकें। ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। अब आ गया बहुत अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन कि जो ट्रीटमेंट है तुम्हारे वेस्ट वाटर का, ये किससे हो रहा है, किस तरह के माइक्रोब से हो रहा है। ठीक, एक तो था कि क्या है नेचर में जो उसमें पहले से प्रेजेंट है सीवेज में, तो वो है पैथोजेनिक। अब जो तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा है इसमें कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक है, तो ये है तुम्हारे हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स। ठीक, जो कि नेचुरली प्रेजेंट है सीवेज में, ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। दिस ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन 2 स्टेजेस। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। पहले हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं, फिर साथ ही साथ ना एक थोड़ा सा रफ डायग्राम सा बनाते चलेंगे, तो उससे तुम्हें बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग में हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसमें बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप में फिजिकल रिमूवल होता है ऑफ दी पार्टिकल्स, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो। अगर बड़े हैं तो हम लोग फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर छोटे हैं तो हम लोग सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यही सीक्वेंस भी है, पहले हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे फिर हम लोग सेडिमेंटेशन करेंगे। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली क्या होता है, जो फ्लोटिंग डेब्रीज होती हैं उनको हम लोग सिक्वेंशियल, मतलब एक ही बार फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लगातार कुछ जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है, उससे हम लोग रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ग्रिट होता है, ग्रिट का मतलब मिट्टी और स्मॉल पेबल्स मिलके जो बन रहा है मटेरियल, उसको हम लोग ग्रिट बोल रहे हैं। इसको हम लोग किसे रिमूव कर रहे हैं, बाय सेडिमेंटेशन। देखो, फ्लोटिंग डेब्रीज जो बड़ी हैं उन्हें हम किससे कर रहे हैं, बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जो ग्रिट है जो कि काइंड ऑफ छोटा है इन कंपैरिजन, जिसमें सॉयल और स्मॉल पेबल्स हैं, उसको किससे कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन के कर रहे हैं। अब ये जितना भी सॉलिड है ये सेटल करके क्या बना लेगा, प्राइमरी स्लज। अब प्राइमरी स्लज बड़ा फैंटास्टिक सा नाम है, थोड़ा सा फैंसी सा नाम है, तो ये मत सोचना ही आगे काम आने वाला नहीं। प्राइमरी स्लज इज अ वेस्ट जो सुपरनेटेंट ऊपर फॉर्म होगा, इसको हम लोग इफ्लुएंट बोलेंगे। उस इफ्लुएंट का आगे के उसमें काम आ रहा है, इस इफ्लुएंट को हम लोग प्राइमरी सेटलिंग टैग से ले लेंगे और इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। ठीक है, अब बच्चे इतना पार्ट हम लोग चलो पहले डायग्राम के थ्रू बना लेते हैं। ठीक, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ाया अभी तक, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था, देखो मान लो ये हमने थोड़ा सा बोल लिया, और ये तुम्हारी क्या है, फ्लोटिंग डेब्रीज है। ठीक, ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हम करेंगे फिल्ट्रेशन, जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट का पहला पार्ट है। ठीक, अब सिक्वेंटियल फिल्ट्रेशन करेंगे, ये आप लोग को अपने आप से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब मान लो यहाँ पे फिर ग्रिड प्रेजेंट रह गई। ग्रिड में क्या आ रहा था, सॉयल आ रहे थे और स्मॉल पेबल्स आ रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी प्रोसेस करेंगे जो है सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ से ये गया प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। ठीक, तो दूसरी प्रोसेस हम लोग करते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, अभी आपका प्राइमरी सेटलिंग टैंक है। ठीक, अब यहाँ पे जो सेटल हो गया है ये आपका क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट है, प्राइमरी स्लज है।
इफ्लुएंट नहीं है, इफ्लुएंट जो ऊपर वाला सुपरनेटेंट फॉर्म बचा है ना, इसको बोल रहे हैं इफ्लुएंट। वो प्राइमरी स्लज है, मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ कर देना, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई इतनी प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब हम लोग आगे चलेंगे उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ने के लिए। अब देखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। जब प्राइमरी इफ्लुएंट हम लोगों ने अभी देखा ना, इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स, ठीक। अब इस स्लज का कोई काम नहीं है, लेकिन जो ऊपर इफ्लुएंट बच रखा है हम लोगों का, जो सुपरनेटेंट बचे थे जिनको हम लोग इफ्लुएंट बोल रहे थे, उस इफ्लुएंट को हम लोग प्राइमरी सेटलिंग टैंक से लार्ज एरेशन टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। व्हेन इट इज constantly agitated mechanically and air is pumped into it, जहाँ पे इसको लगातार स्टिर किया जाता है, एगिटेट किया जाता है, और इसमें जो एयर है वो लगातार पंप की जाती है, ठीक। अब इसका थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आते हैं नीचे आगे। मतलब क्या हुआ, ये जो इफ्लुएंट था ये हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किसमें, लार्ज एरेशन टैंक में। लार्ज लिखो ना लिखो, एरेशन टैंक तुम्हें याद होना चाहिए। और यहाँ पे इसको दो चीजें हो रही है क्या, इसको कंस्टेंटली एगिटेट किया जा रहा है और इसको लगातार एयर भी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक। अब देखो तो बच्चे एयर प्रोवाइड की जा रही है, तो एयर, ऑक्सीजन, एरोबिक माइक्रोब्स याद करना। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि नीचे अभी एक तुम्हारा अनएरोबिक के में भी आएगा, फिर जब ऑप्शंस आते हैं तो बच्चे जाते हैं कंफ्यूज। तो मैं यहाँ पे याद रखना है कि क्योंकि हम लोग एयर पंप कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन भी होगी, तो ये अलाउ करता है कि यूजफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ कराए। और ये जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं किसमें ग्रो कर जाते हैं, इनटू द फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स क्या है, मैसेज है ऑफ बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट्स के साथ, ताकि वो मेश लाइक स्ट्रक्चर बना सके। ये भी एक तुम्हारा वन लाइनर वो एमसीक्यू बन जाता है। फ्लॉक्स क्या है बच्चे, मासेस है बैक्टीरिया का जो कि एसोसिएट है विद फंगल फिलामेंट्स, ताकि वो मेश लाइक स्ट्रक्चर्स बना पाए, ठीक। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। जब ये माइक्रोब्स बढ़ रहे होते हैं, जैसे जैसे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है इफ्लुएंट में, ये उसको जो है कंज्यूम कर लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है इफ्लुएंट की, वो कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट में तुम्हारा बीओडी बताया गया है। सीबीएसई बोर्ड में इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, तो तुम्हें याद रख लेनी है, और तुम लोगों में नीट वालों में मतलब हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाए। बीओडी का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो तब कंज्यूम होती अगर ऑर्गेनिक मैटर जितना 1 लीटर पानी में प्रेजेंट होता, उसको हम ऑक्सीडाइज करें बाय बैक्टीरिया, ठीक। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड। बीओडी का कम हो जाना ये इंडिकेटर होता है कि जो तुम्हारा पानी है वो लेस पोल्यूटिंग बचा है। द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन ब्ला ब्ला लाइन में, ठीक। तो तुम्हें याद रखना बीओडी। इनडायरेक्टली जो बीओडी है आपका देखो 10 आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रीजन भी यहाँ से बन सकता है कि पहले तुम्हारा ये देख देंगे कि क्या बीओडी मेजर है, हाँ है, क्यों है, फिर इनडायरेक्टली बता देंगे इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी वाटर। ऊपर वाली तुम्हारी रीजन है, नीचे वाली तुम्हारी असर्शन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतनी ही ज्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगी, यानी कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन इन द वाटर, ठीक। Once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, एक बार जब ये चीजें जो है वो हो जाएंगी, once the BOD of sewage और waste water is reduced significantly, जो इफ्लुएंट है जो हमारा अभी एरेशन टैंक्स में प्रेजेंट था, इसको हम लोग फिर से सेटलिंग टैंक में पास कर देंगे। देखो पहले प्राइमरी सेटलिंग टैंक में था, वहां से ला एरेशन टैंक में, अब फिर से हम दूसरी सेटलिंग टैंक में इसको पास कर देंगे, जहाँ पे जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे उनको हम सेडिमेंटेशन के लिए अलाउ कर देंगे, ठीक। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लेज। अब इस सेडिमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लेज बोल रहे हैं। प्राइमरी स्लज था आपका जो हम लोगों ने यहाँ पे करा था, सेकेंडरी में आपका क्या बन रहा है, एक्टिवेटेड स्लज बन रहा है। अब कुछ पार्ट हम एक्टिवेटेड स्लज का जो है फिर से एरेशन टैंक में डाल देते हैं एज अ इनोकुलम, ये लाइन भी आपको याद रखनी है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ दिस स्लज इज पम्प्ड इनटू, अब फिर से इसको हम किस में ले जा रहे हैं, इसको हम ले जा रहे हैं बड़ी बड़ी टैंक्स में, जिसको हम लोग अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोल रहे हैं, ठीक। अभी नीचे डायग्राम में मेंशन करेंगे, फिगर नोट। हेयर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, अब यहाँ पे देखो ये जो बैक्टीरिया एनारोबिकली ग्रो करते हैं वो डाइजेस्ट कर रहे हैं किसको, बैक्टीरिया को, फंगी को इन द स्लेज। अब इस डाइजेशन के दौरान जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करती है गैस जो कि मिक्सचर होती है मीथेन का, हाइड्रोजन सल्फाइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है।
क्या आपका CH4 प्रोड्यूस हो रहा है, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी CO2 प्रोड्यूस हो रही है, और इसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं। और ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज किया जाता है एज इट इज इनफ्लेमेबल। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडी, जैसे कि रिवर्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई। और एक एरियल व्यू आपका दिखाया गया है फिगर 8 पॉइंट, ये देखो 6 है, और 8.7 में भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, अभी देखेंगे नीचे। बहरहाल तो अपना डायग्राम हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, अब देखो जो लार्ज एरेशन टैंक थी, ये तुम्हारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू हुआ था, इसको कहाँ ले जाएंगे, सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे। ठीक, और ये तुम्हारी जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है, इसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे थे। अब इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे फिर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, और यहाँ पे तुम्हारा आके सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है खत्म। ठीक, ये पूरी प्रोसेस होती है। ये देखो तुम्हारा 8.7 जो एरियल व्यू दिखा रखा था सीवेज प्लांट का। यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। तुम कर सकते हो अप्रिशिएट, अगर तुम करना चाहो, हालांकि तुम दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते हो। ठीक, दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन अ कंट्री नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एज अ स्टेटमेंट इसको लो कि हाँ इसको समझ गया, अगर आता है करेक्ट इनकरेक्ट तो ये हो जाएगा। टिल डेट no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage। ये तुम्हारा है बहुत भयंकर स्टेटमेंट कि आज तक कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया है, हैज बीन, वो एबल ही नहीं है कि वो राइवल कर सके माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ठीक, you are aware that due to increasing urbanization sewage is being produced in much larger quantities than ever before। तो ये जो नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये इनफ नहीं इंक्रीज किए गए हैं कि इतने लंबे उस पर हम लोग इतनी बड़ी क्वांटिटी में इसको हम लोग कम वो कर पाए, लेस पोल्यूशन कर पाए उसका। सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर लीडिंग टू देयर पोल्यूशन, और इसकी वजह से जो वाटर बोर्न डिजीज है वो बढ़ रही है। अब द मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की भी मिनिस्ट्री है, उसने इनिशिएट किया था गंगा एक्शन प्लान को और यमुना एक्शन प्लान को टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है यार। अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा CBSE बोर्ड्स में भी, जैसे आ गया कि तुम्हें आंसर लिखना है और तुमने ये वाले पॉइंट्स कर दिए उसमें, तो ये अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। प्लस नीट वाले बच्चों में तो ये MCQ वाला है ही। अंडर दीज प्लान्स इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसकी प्लान्स के इस प्लान के अंडर क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ यही STP करी जा रही है, दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में भी डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। एक विजिट बनती है आपकी इन प्लेसेस पे। ठीक, अब देखो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, वही बायोगैस जो भी किससे बन रही थी, मीथेन से, हाइड्रोजन सल्फाइड से और कार्बन डाइऑक्साइड से। जो बायोगैस है वो मिक्सचर है गैसेस का कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन, जिसमें मीथेन प्रीडोमिनेंटली होती है, मतलब ज्यादा पोर्शन में होती है, produced by the microbial activity and which may be used as fuel। You have learned that microbes produce different types of gaseous end products during growth and metabolism। ये हम सबको पता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की गैस बनाते हैं या गैशियस एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपनी ग्रोथ और अपने मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स। अब कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगेन किस पे डिपेंडेंट है कि कौन से माइक्रोब्स हम यूज कर रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स वो यूटिलाइज कर रहे हैं, दो चीजों पे डिपेंडेंट है। इन द एग्जाम्पल cited in relation to fermentation of डफ जो भी इसको बोलते हैं, चीज मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, द मेन गैस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड वो CO2। हाँ, इसी वजह से तो जो वो पफिंग अपीयरेंस हो रही थी वो हम लोग देख रहे थे। कुछ बैक्टीरिया जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पे, वो अभी तुमने लास्ट वाले में देखा ना, जो लास्ट में तुम्हारा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर था, वहाँ पे जो बैक्टीरियाज थी वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी, मीथेन प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक, तो वहीं से थोड़ा सा याद कर लेना, वो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं विद CO2 एंड H2। देखो वहाँ पे H2S दे रखा था, यहाँ पे H2 है, तो जो जब भी MCQ आएगा तुम्हारा तो इसमें नहीं आएगा कि एक में तुम्हारा मतलब मोस्टली H2 दिया है H2S दिया है, क्योंकि दोनों ही बुक में दे रखे हैं तो दोनों ही सही है, तो अकॉर्डिंगली तुम्हें MCQ टिक करना पड़ेगा। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। इन बैक्टीरिया को हम लोग मिथेनोजेंस बोल रहे हैं, एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज, वही ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट आपने भी पीछे पढ़ ही रखा है। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन र्यूमेन, एक पार्ट स्टमक का कैटल के यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं।
a lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. वो भी rumen में present होता है, इसलिए क्या होता है rumen में ही जो बैक्टीरिया है वो सेलुलोज का ब्रेक डाउन करेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल। ठीक है, द एक्सक्रीटा जो डंग होता है, जो गोबर होता है, उसमें इसीलिए जो है ये बैक्टीरिया बहुत ही रिच होते हैं और जो गोबर है उसको हम लोग बायोगैस के जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, गोबर गैस कहते हैं इसको नॉर्मली। तुम लोगों ने अगर कभी गांव वगैरह विजिट किया होगा या कोई गांव से होगा तो उसने देखा होगा जो थेपले बनते हैं वैसे करके, वो थेपला वो दूसरा नहीं, मतलब हम लोग क्या थेपला बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं। तो जो गोल गोल बनते हैं यार गोबर गोबर के या किसी भी शेप में बनते हैं, कंडा बोलते हैं कई जगह, तो उसको ईंधन के तरीके से यूज़ करते थे ना, याद करा। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक। अब बायोगैस प्लांट में होता क्या है, कंक्रीट, देखो वहाँ पे कितने टैंक थे, प्राइमरी सेटलिंग टैंक था, फिर लार्ज एरेशन टैंक था, फिर से सेटलिंग टैंक में डाला, फिर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला। अब यहाँ पे एक कंक्रीट टैंक है और इसकी साइज भी दे रखी है, ये 10 से 15 फीट डीप है, जहाँ पे बायो वेस्ट कलेक्ट किए जाते हैं और स्लरी ऑफ डंग को फेड किया जाता है। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि बायो वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है, स्लरी ऑफ डंग फेड की जा रही है। ठीक, देखो अब फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, एक फ्लोटिंग कवर को प्लेस किया जाता है विच कीप्स ऑन राइजिंग, जो बढ़ता रहता है, जैसे जैसे कि जो गैस है प्रोड्यूस होती चली जाती है माइक्रोबियल एक्टिविटी से, वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाता है। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट, देखो आपको आउटलेट दिखाया गया है जो कनेक्ट होता है पाइप से टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउस। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर, मतलब इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं और उसको यूज कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन। कैटल डंग इज अवेलेबल इज लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज, जो मतलब गांव वगैरह होते हैं ना वहाँ पे वो ज़्यादा, जाहिर सी बात है वो लोग गाय वगैरह पालते हैं, गाय हो गया भैंस हो गई, तो वहाँ पे सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाएंगी। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज। अब ये भी तुम्हारा एसर्शन रीजन आ सकता है बहुत अच्छा कि वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस है पाई जाती हैं, क्यों, क्योंकि फिर यही वाला रीजन तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट तुम्हें दिखाई गई है, ठीक है, ये देखो तुम देख लेना। और ये देखो ये डंग है, ये पानी है, ये डाइजेस्टर है, ये स्लज है, गैस होल्डर है। तुम्हें ये भी याद रखना है, मान लो कभी उस पर्पज से आ गया कि तुम्हें बताना पड़ गया कि ये क्या है ना, लेबल करना पड़ गया, करना। The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of IARI। जब हम लोग स्वामीनाथन के बारे में पढ़ रहे थे तब इसका जिक्र था IARI का, तो वहाँ पे मैंने बोला था अभी आप जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी IARI का जिक्र है, तो आपको याद रखना कि ये बायोगैस प्लांट से रिलेटेड है। फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इफ योर स्कूल इज सिचुएटेड नियर एनी विलेज, या फिर तो आप बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप ये सब देखें, विजिट द बायोगैस प्लांट और इसके बारे में और जानें। ठीक, अब आते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज कर रहे हैं फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, मतलब क्योंकि अब उसके लिए बहुत से मेथड होते हैं, अगर हम बायोलॉजिकल मेथड का यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बायो कंट्रोल बोल रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, इन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे टैकल करते हैं कि हम लोग केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, मतलब हम लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बहुत यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी, जानवरों के लिए भी और उन खुद के पौधों के लिए भी, एंड हैव बीन पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट। ठीक, आवर सॉइल इज ऑल्सो पोल्यूटेड थ्रू आवर यूज ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो क्या क्या है, देखो एग्रीकल्चर में एक मेथड होता है कंट्रोल करने का पेस्ट जो कि नेचुरल प्रिडेशन पे ही रिलाई करता है, उसका की प्रिंसिपल क्या है कि वो नेचुरल प्रिडेशन पे ही रिलाई कर रहे हैं केमिकल्स को इंट्रोड्यूस करने के बजाय, मतलब हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ऑर्गेनिक जो फार्मर्स होते हैं उनका बिलीव क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ अगर होती है ना तो उसमें एक एम होता है, एक उनका पर्टिकुलर गोल होता है और उस गोल को वो किसी मोरल के बेसिस पे मतलब वो करते हैं, किसी एक उनका एक इंटेंशन होता है उसके बेसिस पे करते हैं। जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं उनका बिलीफ क्या होता है इस इंटेंशन को चलाने के लिए, उनका क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो हेल्थ को फर्दर करती है, मतलब कोई चीज़ ऐसी है हो सकता है कि वो हमारे प्लांट के लिए नहीं वो हो सही नहीं है, लेकिन वो दूसरे मायने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसका स्वास्थ्य से, उसका हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर। ठीक, जितनी
वैरायटी जो है वो लैंडस्केप के पास होएगी, उतना ही वो सस्टेनेबल हो जाएगा, ये इनका बिलीफ है। इसीलिए जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं ना, वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि जो इंसेक्ट, जिनको हम लोग पेस्ट बोल रहे हैं ना, उनको हम इरिडिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको हम एक अच्छे खासे मैनेजेबल लेवल्स पे रख रहे हैं, ठीक है, ताकि ये नुकसान भी ना पहुंचाए, और अगर इनसे हमें कोई फायदा हो रहा है तो हमें वो भी हो जाए। किस तरह? बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। और ये चीज़ कंट्रास्ट करती है कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, जो केमिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक, टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स। क्योंकि केमिकल अगर हम डाल रहे हैं तो अब उनका क्या है, वो थोड़ी सी नॉन स्पेसिफिक है ना, कि उनमें है मान लो टॉक्सिक चीज़ें, तो वो मार देंगी, चाहे वो यूजफुल वाला इंसेक्ट हो चाहे वो हार्मफुल वाला हो, तो वो तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। लेकिन जो ऑर्गेनिक वाला का बिलीफ होता है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो एक मैनेजेबल चेक लेवल पर रखता है, मतलब एकदम ही एडिकेट नहीं करता है वो। This is holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriads of organisms that constitute the field flora and fauna। ये स्टेटमेंट है। द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू कि इरेडिकेशन जो क्रिएचर्स का है वो सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है कि कंप्लीट इरेडिकेशन आप कर लें, और दूसरा ये अनडिजायरेबल भी है, ठीक है, ये उचित नहीं है। फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट्स विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। वही चीज़ है कि मान लो कोई चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए गलत है, कोई इंसेक्ट है वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए गलत है, लेकिन हो सकता है उसी इंसेक्ट का दूसरी चीज़ के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया, जो मैंने उस वाले में बोला था वीडियो में, कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, उसी तरह हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसीलिए यहाँ पे इंसेक्ट्स को भी आप कह लो कि दो पहलू हैं, एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, तो उसको एकदम ही खत्म कर देना एक पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, दूसरी बात वो चीज़ डिजायरेबल भी नहीं है, वो उचित भी नहीं है, ठीक है। Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticides। इसीलिए अब देखो 10 आ गया तो एसोसिएशन वाला बन गया ये, ठीक। अब देखो, an important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as the pest, life cycles, patterns of feeding and habitats they prefer। They will help develop। अब बेटा ये बहुत वैसी लाइन है, मतलब ठीक है, ये समझने वाली है, इसमें कुछ वैसा नहीं है कि मैं आपको बहुत समझाऊँ, ठीक, वही वही बातें हैं जो बार बार कही जा रही हैं। द वेरी फैमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स। अब मार्किंग्स भी याद रखनी है, कैसी थी, लाल थी और काली थी, तो मैं एंटी में भरोसा नहीं करना है, तो मैं हर एक चीज़ देखनी है, बहुत अच्छे से देखनी है, कैसी कैसी मार्किंग है, लाल है काली है, किस पे, लेडी बर्ड पे, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। जो लेडी बर्ड है वो एफिड्स छुटकारा पाने के लिए हेल्पफुल है। अब देखो जो मॉस्किटो है उससे छुटकारा पाने के लिए कौन है, ड्रैगन फ्लाइज। अब यहीं पे तुम देख लो, जो तुम्हारा एक निगेटिव इम्पैक्ट वाले वो थे उसमें लेडी बर्ड आ रहा, उसमें एफिड आ रहा, मॉस्किटो आ रहा है, जो पॉजिटिव वाले थे उसमें लेडी बर्ड आ रहा और ड्रैगन फ्लाई। अब अगर हमने कोई ऐसा सिस्टम कर दिया जिसमें टॉक्सिक है, तो खाएंगे तो ये चारों मर जाएंगे ना, जबकि हमको मारना किसे है, एफिड को और मॉस्किटो को, और उसको वो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई मारे दे रहे थे, ठीक है। उसमें मतलब ना टंग स्लिप हो जाती है मेरी, सॉरी फॉर डेट, ठीक। तो वही चीज़ है कि हम एकदम ही नहीं इरेडिकेट कर सकते हैं, एफिड को मारना है तो लेडी बर्ड को लाओ, मॉस्किटो को हटाना तो ड्रैगन फ्लाइज को लाओ, ठीक। An example of microbial biocontrol agents that can be introduced in order to control butterfly caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis। अब इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ये वाली चीज़ आपको आगे बीटी वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से देखनी है। अब ये जो है ना, ये अवेलेबल होता है सैचेट्स में एज अ ड्राइड स्पोर्स विच आर मिक्सड विथ वाटर, जिसको पानी के साथ मिलाते हैं, सैचेट्स में आती हैं। और वल्नरेबल प्लांट्स को, मतलब जिन पे हमें यूज़ है, मतलब हमें जो टारगेटेड हैं वहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं। कौन कौन से प्लांट, जैसे कि ब्रासिकास हो गया और फ्रूट ट्रीज हो गया, ठीक। अब इसको इंसेक्ट जो है खाता है, उसके उसमें इसका भी पूरी प्रोसेस बीटी वाले में भी दे रखी है, पर यहाँ पे भी जान लो कि उससे गड में जाके बाइंड कर जाती है, ठीक। फिर वहाँ पे स्पोर्स क्रिएट कर देती है, उससे स्वेलन हो जाता है और वो मर जाता है। बाय द इंसेक्ट लार्वा इन द गट ऑफ द लार्वा, जो टॉक्सिन जो है वो रिलीज हो जाती है और लार्वा गेट किल, ठीक। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म। अभी जो बैक्टीरियल डिजीज है ये कैटरपिलर्स को तो मार देगी, लेकिन दूसरे इंसेक्ट्स को अनहार्म रखेगी, उनको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगी। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड और सो, द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड B. thrensis toxic genes into plants. Such plants are resistant to attack by insect pest. BT cotton is one such example। इसको और briefly आप लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर होता है, ठीक। अब देखो, अब बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज फंगस ट्राइकोडर्मा।
ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है ये। अब इसके बारे में तुम्हें एमसीक्यूज में कैसे आएगा कि ट्राइकोडर्मा स्पीशीज की कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स याद रखने हैं। या बताइए जो फ्री लिविंग फंगी हैं जो रूट इकोसिस्टम के लिए बहुत कॉमन है वो कौन सी हैं, वो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज फ्री लिविंग है, फंगी है, बहुत कॉमन है रूट इकोसिस्टम में, शूट इकोसिस्टम में नहीं। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। ठीक, फिर एक नाम आता है आपका बैकुलोवायरस का। दे आर पैथोजेंस जो इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं, आर्थ्रोपोड्स पे भी अटैक करते हैं। जो मेजोरिटी होती है बैकुलोवायरस की जिसको हम यूज कर रहे हैं एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, वो किस जीनस से आ रहे हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किस जीनस से आ रहा है, आपको जीनस का नाम याद रखना है। ठीक है, अभी नीचे सब कुछ समराइज कर लेंगे हम लोग। सॉरी, अभी जो वायरसेस होते हैं ना ये बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं स्पेसिफिक के लिए, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस के लिए। दे हैव बीन शोन नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स। ये स्पेशली डिजायरेबल तब हो जाते हैं when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program। ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद करने वाली कुछ ही चीज़ें फिर नीचे समराइज कर लेंगे। ठीक, माइक्रोब्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स हमारा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। विद आवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल्स एनवायरमेंट पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। मतलब वैसे तो बहुत चीज़ें हैं जिनकी आप टेंशन लेते हैं जीवन में, लेकिन सोसाइटी लेवल पे अगर देखें, ठीक है, तो जो हमारी प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल है, तो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो एक बहुत चिंता वाला विषय है। अगर आप लेना चाहें चिंता, तो ये बहुत चिंता वाला विषय है, ऐसे आपकी एनसीईआरटी बोल रही है। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पोल्यूशन। अब इस दूषण में, इस प्रदूषण में क्या तुम्हारा जो एग्रीकल्चर वाली प्रैक्टिस थी जिसमें हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे थे, उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज्ड, अब हमने गलत तो कर दिया, हमने गलती कर दी, अब हमें रियलाइज हो रहा है कि इस ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन कुछ दिक्कत तो है भाई साहब। ठीक, एंड देयर इज अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब बहुत दिक्कत कर दी है, अब जीना हराम कर दिया है, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है कि अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्विच कर जाए। ठीक, जिसमें बायो फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है। बायो फर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो इनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल को। ठीक, जो मेन सोर्सेस होते हैं बायो फर्टिलाइजर के वो बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। 3 हैं, ऑप्शन में आएगा ऑल ऑफ द अबव आएगा, चुपचाप टिक करके आ जाना अगर अदर 3 ऑप्शंस बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया हैं। आँख खोलो, मेन सोर्स क्या है बायो फर्टिलाइजर का, बैक्टीरिया है, फंगी है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस। अब ये तुमने बचपन में पढ़ा है, तुम्हें याद हो या ना याद हो, तुमने पढ़ा है इस किसके बारे में, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते थे ना, उनके जो रूट्स पे, नोड्यूल्स पे प्रेजेंट होते थे। The nodules on the roots of leguminous plants formed by symbiotic association of rhizobium। अगर तुमने वो साइकिल पढ़ी होगी, मुझे तो याद आ रहा है कि 7th 8th में शायद पढ़ा था ये सब। एक साइकिल थी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली, वहाँ पे बहुत अच्छे से बता रहे थे राइजोबियम की जो वो इस एसोसिएशन के बारे में बताया गया था ना बहुत अच्छे से। तो मैं सिर्फ नाम याद रखना है, कहाँ है, रूट्स पे प्रेजेंट है, किस प्लांट के, लेग्यूमिनस प्लांट के। ठीक, these bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms which is used by plants as nutrient। मैंने ऑर्गेनिक पे इतना ध्यान क्यों दिलवाया कि अगर इनऑर्गेनिक आ गया स्टेटमेंट में तो वो गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, और गलत हो गया तो 5 नंबर दांव पे लगा दोगे, 4 तो पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव कर जाओगे। ठीक, अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। उसका एग्जाम्पल आपका एजोस्पाइरिलम है और एजोटोबैक्टर है। दस इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। क्या क्या, राइजोबियम दे रखा है, एजोस्पाइरम दे रखा है और एजोटोबैक्टर दे रखा है। ठीक, अब हमने वो तो पढ़ लिए बैक्टीरिया। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंगी। फंगी आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स, माइकोराइजा। 11th में पढ़ रखा है तुमने, है ना। मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस। अब इस जीनस का आपको नाम याद रखना है, ये माइकोराइजा बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि माइकोराइजा वाले एसोसिएशन में, ठीक, कौन ज़्यादा जीनस है इधर फंगी की साइड से, तो वो ग्लोमस है। ठीक है, द फिंगल
द फंगल सिम्बायंट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस, देखो वहाँ पे नाइट्रोजन का काम था, यहाँ पे फॉस्फोरस है, फ्रॉम सॉइल एंड passes it to the plant. Plants have such association show दूसरे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये जो रूट बॉर्न पैथोजेंस है उससे रेजिस्टेंस दिखाएंगी, जो सैलिनिटी और जो ड्रफ्ट होता है सूखा पड़ता है उससे टॉलरेंस दिखाएंगी, और ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटे, अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया पे। साइनोबैक्टीरिया तुम्हारी ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स है, 11th तुमने पढ़ रखा है अच्छे से, तुम्हें पता होगा। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स। ध्यान देना, साइनोबैक्टीरिया वहां पे भी तुम्हारा दे रखा था, फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, हर तरीके की चीज़ों पे पाए जा रहे थे। मैनी ऑफ विच आर कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये भी नाइट्रोजन को ही फिक्स कर रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या है, देखो बैक्टीरिया की बात की जा रही थी जब, तो ब्राइजोबियम, एजोस्पेरलम, एजोटोबैक्टर था। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की बात की जाएगी, तुम्हारा एग्जाम्पल कौन आएगा, एनेबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलोटेरिया। पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया होती हैं वो एज अ इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर यूज की जाती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल और इंक्रीज कर देती है फर्टिलिटी को। करेंटली इन आवर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर उसको यूज कर रहे हैं टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब आंखें बंद करो और मैं बोलती जा रही हूँ, याद करते जाना। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स में तुम्हारा क्या था, जो की बिलीव था ऑर्गेनिक फार्मर का, वो क्या था कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो स्वास्थ्य को फर्दर कर रही है, बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ। ठीक, जो लेडी बर्ड है वो एफिड्स को मारने के भगाने के काम आ रही थी, जो ड्रैगन फ्लाइज है वो मॉस्किटोज को भगाने के काम आ रही थी, बीटी तुम्हारा प्लांट जो था वो यूज किया था इन बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को भगाने के लिए, ट्राइकोडर्मा जो कि फंगस था वो रूट इकोसिस्टम में बहुत बड़ा वो आ रहा था। ठीक है, बेकुलो वायरस तुम्हारा इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स पे अटैक कर रहा था, और इस बेकुलो वायरस में जो मेजॉरिटी थी जीनस की वो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस की थी। ठीक, ये एक्सीलेंट था फॉर स्पेसिफिक था, नैरो स्पेक्ट्रम था। ठीक, अगर बायो फर्टिलाइजेशन में आएंगे हम लोग तो मेन सोर्सेज क्या थी, बैक्टीरिया थी, फंगी थी, साइनोबैक्टीरिया थी। राइजोबियम वाला अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो नोड्यूल्स ऑन रूट्स ऑफ लेजुमिनस प्लांट फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। इसी में तुम्हारा और क्या दे रखा था, फ्री लिविंग थी ये बैक्टीरिया, एजोस्पेरम और एजोटोबैक्टर। अगर फंगी की पे आ जाओगे तो माइक्रोराइजा वाला रिलेशनशिप दे रखा है, जिसमें मेजोरिटी जेनस किसकी थी, ग्लोमस की थी। ठीक, अब ये क्या कर रहे थे, ये फास्फोरस के अब्जॉर्ब कर रहे थे, रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, सैलिनिटी और ड्राफ्ट से टॉलरेंस शो कर रहे थे। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही थी, और इसके एग्जांपल में कौन सा दे रखा है, एनोबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलोटेरिया। ठीक, आई होप यू हैव लर्न दिस चैप्टर सो वेल बेटे, कि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है यार, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स देने वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा।